पास अभी तो नहीं है, पर मैं वो तो आपको साथ में ही नोट करना पड़ेगा। मेरे पास फाइल है ही नहीं, मतलब ढूंढ लूंगा मैं, पर बहुत मेरे को दिखे नहीं 4-5 महीने से। पर जितना उसमें है ना, वैसे एमसीक्यू उतने में ही आता है। हाँ हाँ, तो उतना ही वो उसमें उतना ही। ठीक है, अब एक बार सुनना बच्चे, देखो मैं आपको इंटेंशन बताता हूँ। आप एक बार ये समझो कि मैं किस एंगल से आपको बता रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि एक एक कॉन्सेप्ट मैं बोल दूं, लेकिन डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो चाहे आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़े, दोबारा रिवाइज करते टाइम, पर ये बात की श्योरिटी है कि इसके बाहर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूँ ना फ्रेमिंग, अगर मैं बात करूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। और इन्हीं नोट्स को दोबारा से मैंने अपग्रेड करा, आप कह सकते हो कि भाई कहीं कोई क्वेश्चन कुछ मिस हो जाए, कुछ है तो। पर दिस डजंट मीन कि आपने नोट्स कर लिए तो आपका हो जाएगा। जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, एमसीक्यू नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होगा। बट यस, इन 15 मिनट 20 मिनट के अंदर सारी बातें जरूर बोल दूंगा, ये बात की गारंटी। ठीक है बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं सर जी। सबसे पहले मैं आपके साथ चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं इंट्रोडक्शन भी कर सकता था, पर एक बार जरा थोड़ा सा कंक्रीट। इंट्रोडक्शन का फ्लो उतना अच्छा नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ईटीसी, पेमेंट, इसका फ्लो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं जीएसटी की लायबिलिटी कैसे निकलती है। सर वैल्यू को मल्टीप्लाई करा जाता है रेट से। रेट अगर परसेंटेज में होती है तो उसको एड वैलोरम बेसिस बोला जाता है, परसेंटेज बेसिस में। पर मुझे रेट से कोई लेना देना नहीं। हालांकि आपको पता है कि सर्विसेज के ऊपर रेट अलग होता है, गुड्स के ऊपर रेट अलग होता है, हम लोगों ने चार्ज के अंदर पढ़ा था। पर वो बात अलग है। मुद्दे की बात ये है बेटा, हम लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई करना। वैल्यू ऑफ सप्लाई का कौन सा सेक्शन है बच्चों? सेक्शन 15। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि सीधी सी बात है, आप दुकान पर आए हो, दुकानदार ने जितने का आपको बेच दिया, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस पर जीएसटी लगा दो। तो 15 सब सेक्शन 1 ये कहता है दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन होती है, मेरी दुकान पे 10,000 की चीज थी, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया 2,000 का, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 8,000। कहने को तो डिस्काउंट माइनस हो गया और 8,000 पे जीएसटी लग गया, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती थी। 15(1) कहते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू तब लिया जाएगा अगर सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर मतलब मैं, रेसिपिएंट मतलब आप, दोनों के दोनों अनरिलेटेड है, एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो 15 सब सेक्शन 1 लग जाता है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वैल्यूएशन रूल लग जाता है। वैल्यूएशन रूल सीएस और सीएमए के अंदर है, आपकी एक क्लास इसकी जब लूंगा तो उसके अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक में वैल्यूएशन रूल करा दूंगा। ठीक है बच्चे? अच्छा सर, अगर वैल्यूएशन रूल लगता तो क्या होता? बेटे कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको सामान बेचा, आपने मोबाइल फोन दे दिया, तो वैल्यू क्या होगी? मोबाइल फोन की मार्केट वैल्यू। उसमें कोई ज्यादा गणित थोड़ा ना आ जानी। ठीक है, लेकिन यस, हम लोग को ये समझना है 15 सबसेक्शन 1 लगने की कंडीशन क्या थी बेटा? 2 थी। दैट इज दोनों के दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अब मुझे बताइए दुकानदार की इंटेंशन क्या रहती है? वैल्यू ज्यादा से ज्यादा दिखाना है, कम से कम दिखाना? दुकानदार की। वाई? बिकॉज कस्टमर नाराज नहीं होगा। आप मुझे बताइए, आपसे अगर मैंने जो भी फीस ली, अगर मैं उसको बोल दूं चलो 15,000 फीस है, 15,000 कैश में कर दो क्योंकि जीएसटी लगना है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, पूरे अमाउंट में जीएसटी लगाओ या आधे में लगाओ? तो बेसिकली कस्टमर भी यही चाहते हैं कि जीएसटी कम दे। मैं बोलूँगा कस्टमर खुश है तो बढ़िया बात है, लेकिन सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो सरकार ने बोला कि कुछ कुछ वैल्यूज हम इंक्लूड कर देंगे। सो दैट इज इन 15 सबसेक्शन। अगर मुद्दे की बात बोलूँ, फिर कुछ वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएंगी। वो कौन सी थी? 15 सबसेक्शन 3। 15 सबसेक्शन 4 ऐसी है बेटे, वो यही है कि अगर 15(1) नहीं लगा तो 15(4) लग जाता है, और उस केस में क्या हो जाता है? वैल्यूएशन रूल लग जाते हैं। 15 सबसेक्शन 5 कहता है कि इन केस ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होती है, हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, सरकार सीधा बताएगी ये वैल्यू, उसके ऊपर जीएसटी लगे। ठीक है बच्चे, हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके अंदर कवर्ड है? 15(2) एंड 15(3). 15(2) के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें इंक्लूजन है कि एक्सक्लूजन है? इंक्लूजन। और भाई साहब सीधी सी बात है, सबसे पहली इंक्लूजन, सर ये हमें सब सेक्शन लिखने पड़ेंगे? जी हाँ, जिनका सब्जेक्ट है उनको बिल्कुल लिखने पड़ेंगे, नहीं तो नंबर कटेगा। तो सपोज करो अगर वैल्यू है 10,000 की, मैंने आपको कोई सामान बेचा 10,000 का, और मेरे ऊपर सरकार कोई टैक्स लगाती है, एजुकेशन टैक्स करके पूछो, मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, कोई और टैक्स, 2,000 रुपये और।
और मैंने आपसे 12,000 चार्ज करा, तो जीएसटी किस पे लगेगा? 10,000 पे या 10 प्लस 2 12 पे? 12, क्योंकि भाई साहब 15(2) ये कहता है कि सारे के सारे टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज अंडर एनी अदर लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसटी, कोई भी लॉ में प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है, आई एम चार्जिंग 10,000 प्लस सम टैक्सेस। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कस्टम ड्यूटी अभी बच्चों ने लास्ट क्लास में करा, आपके लिए मैं गुड्स छुड़वा कर ला रहा हूँ, मैं बीसीडी पे करी, बीसीडी एक कस्टम ड्यूटी होती है, मैं आपको सर्विस दी, मैं आपका सामान, सारा सामान पोर्ट से छुड़वाऊंगा, ठीक है, मैं उसके लिए कितना चार्ज करूँ? 10,000, और मैंने बोला जो कस्टम लगेगी वो और लूंगा, तो जीएसटी किस पे लग रहा था? जो 10,000 आपसे चार्ज कर रहा हूँ, और प्लस जो कस्टम ड्यूटी भी मैंने आपके भी आप पे पे करी, वो भी ऐड हुई। कहने का मतलब ये है बेटे, जस्ट बिकॉज मैं इनवॉइस में अलग अलग लिख दूँ, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूँ मैंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करी 10,000 की, और कोई टैक्स लगा है मेरे ऊपर 1,000 का, तो जीएसटी जो है वो किसके ऊपर लगेगी? 10,000 या 11,000? 11,000, ठीक है ना, बात क्लियर है ना? लेकिन कुछ टैक्सेस पे जीएसटी नहीं, भाई जो चीज़ निकाल रहा हूँ उसी को इंक्लूड कैसे कर दूंगा? तो सीएससी, जीएसटी, एसजीएसटी, ये सारों को मैं क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा। फिर आपको याद होगा हम लोगों ने टीसीएस का कॉन्सेप्ट समझा था। अगर मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी वाले ने बोला 12 लाख की गाड़ी, मैंने गले पकड़ 12 लाख, उसने बोला 50,000 टीसीएस और, तो 12,50,000 दिए, पर जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? 12 लाख। तो टीसीएस एक ऐसा टैक्स है, आप ये कह सकते हो सर टीसीएस भी तो टैक्स था, उसको नहीं लिया। हाँ, तो सरकार ने स्पेसिफिकली बोल रखा है ना। म्युनिसिपल टैक्स है तो उसको क्या करा हुआ बेटा मैंने? इंक्लूड करा। 12 लाख की गाड़ी, 1 लाख का म्युनिसिपल टैक्स, जीएसटी किस पे लगेगा? 13 लाख पे लगेगा। तो ये आपका 15(2)(a) था। 15(2)(b), एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई। सच सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो चीज़ बेच रहा हूँ उसके रिलेशन में ही मैंने किसी को पेमेंट करनी है, और मैंने आपको बोला तुम मुझे पे करने के बजाय दूसरे बंदे को कर दो। जैसे कि सपोज करो मैंने आपसे 60,000 चार्ज कर, और अगर मैंने आपसे 60,000 चार्ज कर, मैंने कहा मुझे मत दो, मैंने किसी से सर्विस ली है, ठीक है, अब उसको सीधा पेमेंट कर दो, तो आप मुझे बताइए क्या वो आपने जो मुझे दिया वो तो आएगा ही नहीं, आपने तो किसी दूसरे पर्सन को भी दिए, ठीक है, तो क्या उसको भी इंक्लूड कर दूंगा? मैं कर दूंगा, ठीक है, इंक्लूड कर दे देना। आइए आराम से पढ़ते हैं इसको। एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे। लायबिलिटी किसकी है बेटा? सप्लायर की। आई एम सप्लायर, मेरे को किसी इंसान को पेमेंट करनी है इन रिलेशन टू सच सप्लाई, मतलब जो हम दोनों के बीच में सप्लाई हो रही है उसके रिलेशन में। आई विल ऑल्सो प्रोक्योर गुड्स, नो, मैं आपको एसी बेच रहा हूं तो मैं भी तो एसी खरीद रहा हूं ना किसी से, तो मैंने आपको बोला कि आप उसको पेमेंट कर दो उस बंदे को, तो मुझे बताइए, बट इट हैज बीन इनकर्ड बाय दी। कहने का मतलब ये 30,000 का एसी था, मैंने कहा 15 मेरे को दे दो, 15 मैंने उससे खरीदा था उसको दे दो, मुझे बता दो जीएसटी किस पे लगाऊंगा? 30,000 पे लगा। क्लियर है बच्चे? सच सप्लाई में जनरली बच्चा इग्नोर कर जाता है, इसलिए उस पर फोकस कर। 15(2)(c), सर जी मोबाइल फ़ोन खरीदा 80,000 पे लगेगा, लेकिन आपने मोबाइल फ़ोन वाले को बोला इसको ना पिंक कलर का कर दो, ठीक है, इसके अंदर डायमंड्स लगा दो, इसका जो पैकेजिंग है वो अलग कर दो। आप मुझे बताइए मोबाइल फ़ोन के अंदर सब इंक्लूडेड होता है, पैकिंग वैकिंग, तो आपको जो खर्चा कराना है करा लो, जब तक वो आपको बेच नहीं रहा उससे पहले आप जो भी करोगे उन सब पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी ऐसा नहीं है, इवन ट्रक का खर्चा, आपने बोला सर हम यूपी में रहते हैं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा यूपी तक पहुंचा दो, मैं पहुंचा दूंगा, मैंने कहा 80,000 का तो फ़ोन है, 5,000 का ट्रांसपोर्टेशन, आपने कहा उसकी चिंता मत करो, मुद्दे की बात ये है जीएसटी 80 पे लगाऊं या 85 पे लगाऊं? 85। और यही से कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई भी होता था। टेक्निकली मैंने आपको एक गुड दे दिया, एक सर्विस दे दिया, आपको क्या लग रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन पे क्या रेट लगेगा? डोमिनेंट फैक्टर क्या है? ये कंपोजिट है, मिक्स्ड है? यू कैन से कंपोजिट बिकॉज दे आर नेचुरली बंडल्ड एज्यूमिंग, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी? मोबाइल फोन, जिसकी वजह से ये एंसिलरी पैकिंग जो भी खर्चे हैं, मेन रेट किसका पकड़ लूंगा? मोबाइल फोन का पकड़ूंगा। तो ये हो गया बेटा मेरा 15(2)(c). तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कमीशनिंग क्या होता है? इंस्टॉलेशन। सो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकेजिंग चार्ज बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है बच्चा? लोगों को इतना समझ आ गया कि मैं बिल में कुछ भी लिख दूं, सरकार तो उसको इंक्लूड कर रही है,
तो लोगों ने कहा ऐसा करता हूँ 30,000 का एसी है, बोलूंगा 5,000 का बेचा, और फिर मैं बोलूंगा कि पेमेंट लेट कर देना और ब्याज कितना ले लूंगा 25,000। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या लगा कि गुड्स के ऊपर है ना, इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा ना, वैल्यू में थोड़ा ना जुड़ेगा। सरकार लिए बेटा 15(d) जिसमें ये कहती है कि अगर कोई भी आप इंटरेस्ट और लेट फीस ले रहे हो डिलेड पेमेंट की वजह से, क्योंकि मैंने आपको उधारी पे बेचा, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। चाहे ये जेन्युइन केस हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको याद दिला दूं, टाइम ऑफ सप्लाई होता था ये, इसके ऊपर जीएसटी ने पे कब करना होता था, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। आई मीन वैल्यू में भी ऐड कब होता था, जब ये मैं रिसीव करता था। अगर सिर्फ ड्यू हुआ मिला नहीं है तो वैल्यू में ऐड नहीं होता। पेपर में ऐसा आ सकता है 40,000 का फोन, 20,000 का इंटरेस्ट, 20,000 का 20,000 ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ, तो वैल्यू कितनी होगी 40 ही। तो वैल्यू ऐड कब होती है बेटा, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, तभी होगी। और यहां पर आप बच्चों को टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट। इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये आपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा होगा, आपको कई बार एजम्पशन दिखी होगी इंस्टीट्यूट की कि अगर इंटरेस्ट 12,000 रुपए है तो 12,000 प्लस जीएसटी है, या ये मान लिया कि 12,000 के अंदर ही जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड। और अगर आपका मन करे तो आप उसको एक्सक्लूड कर देना, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मुद्दे की बात ये होती है कि अगर टोटल इंटरेस्ट 12,000 है बच्चे, अगर टोटल इंटरेस्ट 12,000 है तो कह सकता हूँ, और अगर 20% जीएसटी है तो 12,000 रिप्रेजेंट्स 120, तो 12,000 डिवाइड बाई 120, तो 100 कितना, 10,000 आ गया, और 2,000 रुपये क्या आ गया, जीएसटी का कॉम्पोनेंट। इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक जब आ जाऊंगा मैं, सर जी मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ, 15(2)E पर आ रहा हूँ, मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ, सरकार ने बोला कि इतनी महंगी मत बेचो, जैसे सिलेंडर्स पे अभी सब्सिडी है, पहले होती थी, मुझे अभी का नहीं पता, तो पाइपलाइन बेस्ड है। ठीक है, मान लो अगर मैं इंडियन होता है ना, ठीक है, मान लो मैं आपको बेच रहा हूँ 800 का सिलेंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 800 का मत बेच, 500 का बेच। मैंने कहा ठीक है, आपसे 500 लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से 300 लिए, जीएसटी किस पे लगेगा, 800। एग्जैक्टली, सेंट्रल और स्टेट से वैल्यू इंक्लूड नहीं होता था। If the subsidy is received from central government or state government, that subsidy will not be included. Exactly. और अगर यही सब्सिडी कोई एनजीओ देता, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देता, तो इंक्लूड हो जाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो बेसिकली मैं इंक्लूड क्या कर रहा हूँ, सब्सिडी फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब। अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो बात ही खत्म हो गई। अदर पर्सन की जो है उसकी सब्सिडी किस बेसिस पर होनी चाहिए, डायरेक्टली लिंक टू, कि उसकी वजह से मैं प्राइस कम कर रहा हूँ। अगर वो बोले मैं तेरे को सस्ते में लैंड एक्वायर करा दूंगा, तो वो प्राइस से लिंक नहीं कर पा रहा। तो ये एट टाइम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन में पढ़ के, भाई ये प्राइस लिंक है कि नहीं है, बट वो आउट ऑफ प्रैक्टिस ही आएगा। कि जब क्वेश्चन करोगे आप कंफ्यूज होगे, उस पर अटको, तो आप मेरे से पूछोगे कि सर ये कैसे प्राइस लिंक हो रहा है, ये कैसे प्राइस लिंक नहीं हो रहा। सिंपल सी बात ये है, अगर मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था, 800 का सिलेंडर है, एनजीओ कह रहा है 800 मत ले, 500 ले ले, मैंने कहा बाकी 300 कर मैं दूंगा ना तेरे को, तो प्राइस लिंक भी हो गया ना, मेरे को तो 800 का भाव ही मिल रहा है, तो क्या कर दूंगा बेटे, मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। आपसे जब मैं बिल चार्ज करूंगा तो आपसे 500 रुपये तो लूंगा, पर जीएसटी किस पे लूंगा बेटा, 800 रुपये। मुझे बताइए 15 सबसेक्शन 2 क्लियर है सब बच्चों को? इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आप 1 से 2 एमसीक्यू सीएस के बच्चे ज्यूम कर सकते हैं आराम से। इसके बाद हम लोगों ने देखा था 15 सबसेक्शन 3 जो कि था डिस्काउंट का। सर डिस्काउंट माइनस हो जाता है क्या, याद है थोड़ी बातें? डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, एक जब आपको बेच रहा हूं तभी के तभी डिसाइड हो चुका है, ठीक है, तो डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो अगर ये बेचते टाइम ही हो जाता है तो क्या ये माइनस हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, इफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। और अगर मैं कह रहा हूँ नहीं भी करा, मान लो मेरी दुकान पर है 50,000 का एमआरपी था, आपने 10,000 का डिस्काउंट ले लिया, एनीवेज नेगोशिएट करा व्हाटएवर, तो मैंने बिल 40 का बना दिया, तो 40 पे ही होगा। अगर 50 का बना के डिस्काउंट दिखा दूंगा तो भी 40 पे ही होगा। कहने का मतलब ये है
कि जब मैं आपको सामान बेच रहा हूँ उस टाइम पे मैं जितना भी माइनस आप करवा दोगे मेरे से, मैं जीएसटी तो माइनस करने के बाद ही दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ डिस्काउंट ऐसे होते थे बच्चे जो कि जब आप मेरी दुकान पर आए हो तो वो अमाउंट पता नहीं लग सकता। जैसे आपने बोला सर डिस्काउंट दे दो, मैंने कहा इतनी क्वांटिटी खरीद ले, डिस्काउंट ले दो। कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा हुआ होता है, पहली बात इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बाद में नहीं होगा, ये बड़ी जरूरी चीज है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब होना चाहिए बेटे, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई। हाँ, डिस्काउंट का अमाउंट नहीं पता, जैसे कि मैंने आपको बोला 10 एसी खरीद लेगा तो डिस्काउंट दे दूंगा, पर आप मुझे बताओ जब मैंने आपको पहला एसी दिया तब डिस्काउंट लगाया मैंने नहीं, तो मैंने तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूरी पे करी, और काउंटर जितना ही मैंने पे करा आपको आईटीसी भी मिल गया होगा, 2B के अंदर मैंने 1 IFF भरा होगा, आपको 2B के अंदर मिल गया होगा। ऐसे करते 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 मैंने आपको 9 एसी आपने खरीद लिए 9 महीने में, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अब जब 10वां एसी लिया, आप मुझे बताइए अब सिर्फ वो 10वें एसी पे डिस्काउंट होगा, पुराने पे मिलेगा? एग्जैक्टली। और अगर पुराने पे होगा तो वे कैसे होगा? मैं आपको क्या इशू कर दूंगा? क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। क्रेडिट नोट की पावर होती कि इसका मतलब यही होता है कि मैंने तुमको डेटर बना रखा, मैं तुम्हें क्रेडिट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सरकार को ये बोल रहा हूँ कि मैंने तुमको जीएसटी ज्यादा दे दिया था, यही मतलब है ना कि भैया मैंने पहले के बिल पे जीएसटी ज्यादा दे दिया था, उसको कम कर दो। क्या सरकार मान जाएगी? मान जाएगी। बस सरकार एक चीज बोलेगी कि वो जो दूसरा वाला रेसिपिएंट है ना, उसको बोल उसने आईटीसी भी ज्यादा ले रखा, क्योंकि अगर पहले के बिल पे लायबिलिटी ज्यादा थी तो आईटीसी भी ज्यादा थी, अब तुम डिस्काउंट मांगने आए तो उसको बोलो अपना आईटीसी भी रिवर्स करो। आपको याद आई है बातें जो हमने क्लास में करी थी, नोट्स वोट्स सारे बने हुए हैं इसके आपके, वो आप रेफर कर सकते हैं। डेट समझा देना, जैसे रिटर्न से पहले एक नवंबर वाली थी ना, उसमें कंफ्यूजन हो रहा, वो पिक्चर में क्लियर करके आता था ना, क्रेडिट नोट का एक वो था लिमिट पॉइंट, एक तो नवंबर में करते थे क्रेडिट और 30 नवंबर तक करते थे, और एक उसका रिटर्न से पहले कर देते थे, तो उसमें एनुअल रिटर्न से पहले जीएसटी की, वो तो 31 दिसंबर है हमारी, तो विचएवर अर्लियर उसका पॉइंट समझ में नहीं आया। उसमें दूसरे नवंबर में तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, और उसमें 31 दिसंबर तक जा रहा है, तो कौन सा पहले आएगा? 31 जमा अगले साल का ही है भाई, वो भी नेक्स्ट ईयर में। हाँ, तो साल के खत्म होने के बाद ही तो आएगा 31 दिसंबर। नहीं, जैसे इस 15 अक्टूबर को ले रहे हैं तो अगले मतलब उसमें जाएंगे ना 23-24 इस एक मैं तो बता रहा हूँ 22-23 अभी जब खत्म होगा ना, हाँ, आई मीन 22-23 खत्म हो चुका है, उसकी एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर अभी है, अभी जाएगी, या फिर 30 नवंबर इज द मतलब वो डेट तो फिक्स हो चुकी है 30 नवंबर, या 31 है अर्लियर, तो 30 नवंबर ही है। 22-23 की इसी में जाएगी जो हमारा है, और वो नेक्स्ट में जाएगी 22-23 की तो अभी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे जो डिस्काउंट था या तो वो बिफोर था या वो आफ्टर था, तो दोनों माइनस हो जाते हैं। पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले में तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर दो माइनस कर दो, सबसे इजी बात तो ये है। आफ्टर वाला ही माइनस हो जाता है। यस, क्या कंडीशन है? डिस्काउंट इज एज पर शुड बी एग्रीमेंट। अगर लिखा है कि एग्रीमेंट नहीं है, मान लो गुड्स खराब क्वालिटी के निकले, तो भी मैं क्या आपको ये बोलूंगा मैं आपको नहीं दूंगा डिस्काउंट? ऐसा हो सकता है? मैंने आपको गुड्स दिए खराब क्वालिटी के नहीं, आपने कहा डिस्काउंट दूंगा, तुम्हारा क्या पहले से एग्रीमेंट था? नहीं था, पर कस्टमर है नाराज हो जाएगा, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, तो क्या क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। कमर्शियल क्रेडिट नोट में मेरे को जो नुकसान होगा वो मैं आपको अपने हिसाब से डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन उधर सरकार के पास जो गया वो वहीं रहेगा, आईटीसी जो वहीं। सो डिस्काउंट इज एज पर द एग्रीमेंट, डिस्काउंट इज लिंक टू द रेलिवेंट इनवॉइस। क्योंकि बेटे एक सिस्टम चल रहा है, मैं अगर आपको एक लमसम करूंगा ना तो सरकार मानेगी नहीं, सो आई हैव टू क्रिएट सम लॉजिक जिससे कि माइनस हो सके, तो मेरे को एक ऐसे डिस्काउंट ही देने पड़ेंगे जो इनवॉइस वाइज कुछ लॉजिक क्रिएट हो। ऐसे नहीं चल ले 15,000 का, कौन से इनवॉइस से कितना परसेंट, सेंस क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। आईटीसी ऑन सच हैज बीन रिवर्स्ड बाय दी। अब ये दोनों चीजें करवा लो और वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा जी आपका, कोई दिक्कत वाली बात। एग्रीमेंट प्रूफ कर दो, उसको बोल दो रिवर्स कर दे, माइनस कर देंगे जी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। तो ये में लिखा है, ये नाम ही है पीरियोडिक डिस्काउंट, ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, कि भैया देख अभी मतलब डिस्काउंट साल के एंड में देख लेंगे, तेरे जितने बिल है 10% देना होगा, कर लेंगे, एग्रीमेंट बना लेते हैं।
Credit note can also be issued for discount mentioned above. If discount is not allowed to be reduced from the value, अगर सरकार कह रही है हट रही, एग्रीमेंट ही नहीं है तेरा, नहीं करती मैं डिस्काउंट माइनस, तो मेरे को क्या इशू करना पड़ेगा? कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशू. इट हैज नो जीएसटी इम्पैक्ट. ठीक है जी. तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं 15.2 और 15.3 में यही है. 15.3A 15.3B. 2 के अंदर 15.2 ABCDE ये जो आपने कर लिए. अब अगर मैं आपसे बात करूं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर. वही वाली बात हो गई ऊपर वाली, ज़्यादा खरीद ले डिस्काउंट ले ले. तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? सच डिस्काउंट आर शोन इन इनवॉइस इटसेल्फ, सच डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड. अगर एग्रीमेंट पहले से है कि अगर मैं ज़्यादा खरीदूंगा क्या मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा. समझ रहे हो? तो बेसिकली डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. सेकेंडरी डिस्काउंट मैंने आपको अभी भी बताया. सेकेंडरी डिस्काउंट ना नाम आएगा तो आपको ना नाम पता होना चाहिए. सेकेंडरी डिस्काउंट में क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए पुअर क्वालिटी, तो क्या आपको लग रहा है सेकेंडरी डिस्काउंट माइनस होगा? क्या पहले से ही हम बोलते हैं पुअर क्वालिटी होगी तो सेकेंडरी डिस्काउंट क्या है कि मुझे पता नहीं है कि वो होगा नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है, तो विल इट बी रिड्यूस फ्रॉम दी वैल्यू? नो. ठीक है. तो ये दीज डिस्काउंट्स आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. Such discount will not be excluded from the value of the supply because conditions of 15.3B are not satisfied. क्लियर है ना? एक अमेंडमेंट आई है इस पे, छोटी सी आ जाऊंगा उस पर, और लास्ट ही पॉइंट है, बस खत्म है बेटा. अब बच्चों ने नो क्लेम बोनस सुना हुआ है? अगर आप इंश्योरेंस कराते हो ना और अगर आपकी गाड़ी नहीं ठुकती तो अगले साल के प्रीमियम में आपको कोई डिस्काउंट मिलता है. क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ठुक रही है तो आप इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान ही करा रहे हो. क्योंकि ऐसा ना हो ना कोई बंदा जानबूझ के गाड़ी ठोकर. समझ रहे हो? मेरी खुद की कार मेंटेनेंस है, मुझे पता 2,000 का खर्चा, बट ठोक देता हूँ अच्छे से, 50,000 मिल जाएंगे. समझ रहे हो? ऐसे बनती है जी प्लानिंग, लोग करोड़ों कमा जाते हैं कोई भी लूपहोल पकड़. तो बेसिकली नो क्लेम बोनस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी सारे पॉलिसी होल्डर को देता है अगर तुमने कोई भी क्लेम नहीं करा तो मुद्दे की बात ये है, तुम्हारा प्रीमियम है 15,000, 2,000 का नो क्लेम बोनस, जीएसटी किस पे लगेगा? 13,000. ये क्लैरिफिकेशन आई है सरकार की कि नो क्लेम बोनस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ. कह रहे जी लास्ट पॉइंट बेटा, और ये बच्चों वाला पॉइंट है, ये रीड कर लो और अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई डन है. एक और जगह है इसके बारे में नो क्लेम बोनस, यहाँ भी एक और जगह है, किसी और चैप्टर में होगा, किसी और चैप्टर में एक और जगह है. आईटीसी पे है, उस आईटीसी में आईटीसी में नहीं है. हाँ जी. क्या बोल रहे हैं पॉइंट? अगर आपने जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ा और उसने देखा कि भाई आप तो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहे और आपको तो चार्ज करना चाहिए, तो आपने जो भी चार्ज करा है उसको क्या मान लिया जाएगा? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ठीक है बच्चे, एक एग्जांपल बना दूंगे इस पे, ये हो जाएगा? हो जाएगा ना? समझ गए ना वो पॉइंट? ठीक है. तो ये बच्चे आपका सारा का सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई. Recording in progress. बताइए.